Dear students, today's topic is biotic factors. इनको हिंदी में हम कहते हैं जैवीय कारक. Myself Dr. Pratima Srivastava, Associate Professor, Department of Botany, JDB Government Girls College, कोटा. Students, हम सब जानते हैं कि हमारी जो प्रकृति है, पृथ्वी है, इस पर सभी जीवधारी साथ साथ रहते हैं और सभी प्लांट्स और एनिमल्स एक निश्चित क्षेत्र में पाए जाते हैं और आपस में ये पारस्परिक क्रियाएं करते हैं. जीव स्वतंत्र रूप से अस्तित्व प्रदर्शित नहीं कर सकते, अर्थात पेड़ पौधे व प्राणी एक साथ रहकर निरंतर एक दूसरे को प्रभावित करते हैं. सजीवों के एक दूसरे पर एवं समन्वित रूप से पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों को जैविक कारक या बायोटिक फैक्टर्स कहा जाता है. सजीवों के बीच जो आपसी संबंध हैं वो वृद्धि के लिए, पोषण के लिए एवं प्रजनन के लिए हो सकते हैं और ये पारस्परिक क्रियाएं वातावरण पर भी अपना प्रभाव डालती हैं. ये जो पारस्परिक क्रियाएं हैं ये आपस में एक दूसरे के लिए लाभदायक हो सकती हैं, हानिकारक हो सकती हैं या फिर एक के लिए लाभदायक एवं दूसरे के लिए हानिकारक हो सकती हैं. तो ये जो सजीव हैं जो पारस्परिक क्रियाएं करते हैं वो पर्यावरण को भी परिवर्तित कर सकते हैं. ये पारस्परिक क्रियाएं प्रत्यक्ष भी हो सकती हैं, परोक्ष भी हो सकती हैं, स्थायी हो सकती हैं, अस्थायी हो सकती हैं. इन्हीं का एक उदाहरण जिसे सहजीविता या सिम्बियोसिस कहते हैं, ये शब्द सबसे पहले डी बैरी ने 1879 में प्रयोग में लिया था और मैकडूगल ने 1918 में इन्हें दो भागों में बांटा, डिसजंक्टिव एंड कंजंक्टिव सिम्बियोसिस. ओडम ने 1971 में इस शब्द को फिर दो भागों में बांटा, जिसकी हम चर्चा विस्तार से करेंगे. जो ये पारस्परिक क्रियाएं हैं ये मूल रूप से दो प्रकार की होती हैं. ये पॉजिटिव इंटरेक्शंस हो सकते हैं जिनको फिर हम तीन भागों में बांट सकते हैं या जिनको तीन भागों में बांटा गया है: म्यूचुअलिज्म, प्रोटो कोऑपरेशन एंड कमेंसलिज्म. जो नेगेटिव इंटरेक्शंस हैं इनके चार प्रकार हैं: पैरासिटिज्म, एक्सप्लॉइटेशन, एंटीबायोसिस एंड कॉम्पिटिशन. पॉजिटिव इंटरेक्शंस में जो म्यूचुअलिज्म या सहजीविता है, सिम्बियोसिस है, ये बहुत सारे उदाहरण इसके हम आप डिस्कस करेंगे. तो ये इसमें क्या है कि एक तरह का एक फिज़िकल एक्सचेंज होता है स्पीशीज़ के बीच में. बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है सिम्बियोटिक नाइट्रोजन फिक्सर्स का. हम सब जानते हैं कि हमारे चारों ओर जो नाइट्रोजन है वो प्रचुर मात्रा में है, इट इज़ अराउंड 78%. लेकिन पादप जो हैं इसे सीधे प्रयोग में नहीं ले सकते हैं. तो कुछ ऐसे राइजोबिया जीवाणु हैं जो कि लेग्यूमिनस प्लांट्स के रूट नोड्यूल्स में रहते हैं. लेग्यूमिनस प्लांट्स यानी कि दाल वाले पादप जैसे पी है, बीन है, और ये एक सहजीविता दर्शाते हैं. इसमें दोनों ही परस्पर एक दूसरे से फ़ायदा उठाते हैं, लाभ लेते हैं. सिम्बियोसिस का अर्थ होता है साथ में रहना, लिविंग टुगेदर. तो जो बैक्टीरिया हैं उनको प्लांट से न्यूट्रिशन मिलता है, पोषण मिलता है, जिसके बदले में वे नाइट्रोजन पादपों को देते हैं. इसी में एक और है माइकोराइजी. म्यूचुअलिज्म में ही ये आता है. ये एक म्यूचुअल एसोसिएशन है फंगस और उच्च पादपों की जड़ों के बीच में. इसको दो भागों में बांटा गया है, एक्टोट्रोफिक और एंडोट्रोफिक. जो एक्टोट्रोफिक है वहाँ जो कवक जाल है वो रूट हेयर की बाहरी सतह पर रहता है और वहीं से जल का अवशोषण करता है, और ये इसके उदाहरण पाइनस और ओक्स में मिलता है. फिर इसमें
एंडोट्रोफिक जो एग्जाम्पल है उसमें जो फंजाई वो रूट टिश्यू के आंतरिक भाग तक, यानी कि जो कवक जाल है वो रूट टिश्यू के कॉर्टिकल रीजन्स तक भी पहुंच सकता है। इसके उदाहरण हैं ऑर्किड्स और एरिकेसी के सदस्य। लाइकन्स की बात करें तो ये संपर्क जो है ये क्लोज है और स्थायी है, और यह संपर्क ऑब्लिगेटरी भी कहा जाता है। ऑब्लिगेटरी यानी कि एसेंशियली इसका कोई विकल्प नहीं है, और ये फंजाई के ग्रुप बेसिडियोमाइसिटीज़ और एस्कोमाइसिटीज़ और शैवाल नील हरित शैवालों के बीच में सामंजस्य होता है। इसमें जो कवक है वो शैवाल को मॉइस्चर और मिनरल्स उपलब्ध कराता है, और शैवाल उसके स्थान पर उनको न्यूट्रिशन या पोषण प्रदान करते हैं। दोनों में से कोई भी अलग होकर नहीं रह सकते हैं। कमेंसलिज्म या सहभोजिता की बात करें तो जब दो सजीव प्रजातियों के सदस्य एक साथ हों एवं एक जीवधारी को लाभ हो रहा हो और दूसरे को लाभ हानि कुछ भी ना हो, तो इस परस्पर क्रिया को सहभोजिता या कमेंसलिज्म कहते हैं। इसमें उदाहरण है एपिजोइक, एपीफाइट्स और लाइनास। जो लाइनास हैं उनको हम कठलताएं भी कहते हैं। एपिजोइक्स में कुछ ऐसे पादप हैं जो जंतुओं के सतह पर रहते हैं, जैसे स्लॉथ के ऊपर रहने वाले हरित शैवाल, फ्रेश वाटर टर्टल्स के ऊपर रहने वाले बेसिक्लेडिया। एपीफाइट्स या अधिपादप ये दूसरे पादपों पर पाए जाने वाले वे पादप हैं जिनका भूमि से कोई संबंध नहीं होता है। नाम से स्पष्ट है कि ये पादप दूसरे पादप के ऊपर पाए जाएंगे। एपी यानी कि अपॉन, फाइट्स यानी कि प्लांट्स। अब ये इनमें दो प्रकार की जड़ें पाई जाती हैं, एक है क्लिंगिंग रूट्स और दूसरी हैं एरियल रूट्स। क्लिंगिंग रूट्स उस पादप के ऊपर चढ़ने में मदद करती हैं, और जो एरियल रूट्स हैं वो वातावरण से मॉइस्चर को अवशोषित करती हैं। इसका उदाहरण है ऑर्किड्स, पोथोस और फाइकस रेमेंटोसा। लाइनास या जो कठलताएं हैं इन्हें हम वुडी वैस्कुलर प्लांट्स भी कहते हैं, वुडी क्लाइंबर्स के नाम से जाने जाते हैं। ये आरोही पौधे मृदा में जड़ों की सहायता से स्थिर रहते हैं तथा वृक्षों, झाड़ियों या अन्य सहारे पर लिपटकर ऊपर की ओर वृद्धि करते हैं अथवा किसी सहारे के द्वारा सीधे खड़े रहते हैं। घने जंगलों में हमें पता है कि नीचे के स्तरों पे जो भी पेड़ पौधे हैं उनको छाया के कारण अधिक प्रकाश की मात्रा उपलब्ध नहीं होती है, जो कि उनकी रिक्वायरमेंट है। इसीलिए ये कठलताएं वृक्षों के तने पर लिपटकर ऊंचाई की ओर वृद्धि करती हैं। तो यह एक सहभोजिता का उदाहरण है। फिर आता है प्रोटो कोऑपरेशन। प्रोटो कोऑपरेशन में दोनों ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो लाभान्वित होते हैं, और ये सर्वाइवल के लिए ज़रूरी हैं। इसको नॉन म्यूचुअलिज्म भी कहा जाता है। सी एनीमोन और हर्मिट क्रैब का इसमें उदाहरण आता है। इसमें जो हर्मिट क्रैब है उसके ऊपर सी एनीमोन पाया जाता है। दोनों का जो संबंध है इसमें हर्मिट क्रैब सी एनीमोन को आश्रय देता है, और उसके विपरीत हर्मिट क्रैब जो है वो सी एनीमोन को कहीं भी ट्रांसपोर्ट करना हो साथ में लेके भी जाता है। और जो ये प्रीडेटर्स हैं, जो भी भक्षण या भक्षक हैं, उनसे ये बचाव भी करता है बाय सीक्रेटिंग हार्मफुल केमिकल्स। दूसरा प्रकार का जो इंटरेक्शन है, जो कि नेगेटिव इंटरेक्शन है, इसमें दो जीवधारियों में इस प्रकार के संबंध पाए जाते हैं जिसके परिणाम स्वरूप एक या दोनों सजीव प्रजातियों की जीवन यापन हेतु हानिकारक होते हैं। इस प्रकार के संबंध
जो किसी एक या दोनों सहभागियों के लिए नुकसान पहुंचाने वाले हों उनको नेगेटिव इंटरेक्शन या एंटागोनिज्म कहते हैं। एंटागोनिज्म का मतलब होता है विरोध। अब ये जो इसके 4 प्रकार हैं, पैरासिटिज्म परजीविता, एक्सप्लॉइटेशन शोषण, एंटीबायोसिस जिसे प्रतिजीविता कहते हैं, और कंपटीशन जिसे प्रतिस्पर्धा कहते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सप्लॉइटेशन की। तो ये जो शोषण है, ये शोषण पोषण के लिए हो सकता है, आश्रय के लिए हो सकता है, और इस शोषण में जो आश्रय के लिए यदि है तो उसका उदाहरण सबसे पहले आता है परजीवी बर्ड्स, जैसे कोयल है। कोयल और काउबर्ड ये कभी भी अपना घोंसला नहीं बनाती हैं और इनकी जो मादा होती हैं ये किसी दूसरे पक्षी के घोंसलों में अपने अंडे देती हैं। अज्ञानतावश ये जो पक्षी हैं ये इन अंडों की सुरक्षा करते हैं और इससे जो संतान उत्पन्न होती है, जो चूजे उत्पन्न होते हैं, उनको अपना समझकर चुग्गा देते हैं। बाद में जब ये चूजे बड़े हो जाते हैं तो ये उड़कर दूसरी जगह चले जाते हैं। तो इस प्रकार से आश्रय के लिए ये एक शोषण का उदाहरण है। फिर भोजन के लिए जो शोषण है या भोजन के लिए जो प्रक्रिया है ये 2 भागों में बांटी गई है, परजीविता और परभक्षिता। ये दोनों प्रकार की ऋणात्मक पारस्परिक क्रियाओं में एक सजीव अपने दूसरे पार्टनर को नुकसान पहुंचाकर स्वयं लाभ ले लेता है, अर्थात अपना भोजन प्राप्त करता है। लेकिन उपरोक्त दोनों प्रक्रियाओं में प्रमुख जो अंतर है, डिफरेंस है, वो ये है कि परजीविता में जो परजीवी है, पैरासाइट है, वे अपने परपोषी से भोजन तो अवश्य प्राप्त करते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य परपोषी की मृत्यु नहीं होता है। जबकि परभक्षी या जो प्रेडेशन है, इसमें जो प्रेडेटर है वह अपने सहभागी को शिकार करके उसे मार देता है। पैरासिटिज्म में बात करें तो हम इसमें मुख्य पैरासाइट जो कि कस्क्यूटा है उसकी बात करते हैं। वैसे तो इसकी बहुत सारी कैटेगरीज हैं। परजीविता में एक एंडोपैरासाइट्स भी होते हैं, और जो ये पैरासाइट्स हैं ये टोटल स्टेम पैरासाइट भी हैं, टोटल रूट पैरासाइट भी हैं, लेकिन इसको संक्षिप्त में बताने के लिए केवल हम कस्क्यूटा की बात करते हैं, जिससे आपको ये स्पष्ट हो जाएगा कि परजीविता में किस प्रकार से ये प्लांट्स सरवाइव कर रहे हैं। तो कस्क्यूटा में जो एक ये वेस्कुलर प्लांट है, ये दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रो करता है। इसकी जो यंग स्टेम है वो उसके ऊपर लिपटी हुई रहती है और इसकी जो अपस्थानिक मूलें हैं वो होस्ट की स्टेम के अंदर पेनिट्रेट कर जाती हैं, और इनकी जो स्पेशलाइज्ड रूट्स हैं जिन्हें हॉस्टोरिया कहते हैं, चूषकांग, जिनके द्वारा ये होस्ट से अपना भोजन और जो भी पोषण है वे प्राप्त करती हैं। हालांकि टोटल स्टेम पैरासाइट में अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल्स इसमें हैं लॉरेंथस के, विस्कम एल्बम के, और प्रेडेशन की अगर हम बात करें तो प्रेडेशन में परजीवी में हम सब जानते हैं कि ये प्राणियों को खाने वाले ये इंसेक्टिवोरस प्लांट्स जो कि कीट भक्षी पादप भी कहे जाते हैं। तो इसमें उदाहरण आपने बहुत सामान्य रूप से सुना होगा निपेंथस का या पिचर प्लांट का। तो निपेंथस में क्या है कि एक ऊपर की ओर एक लिड होती है और एक ये घट के समान इसकी संरचना है। तो ये लिड जो है ये चमकदार होती है, इसमें कुछ ऐसा केमिकल्स का सीक्रेशन होता है कि जब इंसेक्ट इस लिड के ऊपर आकर बैठता है और वहाँ चिपक के रह जाता है, फिर वो लिड अपने आप बंद हो जाती है। उसके बंद होते ही वो इंसेक्ट अंदर जो भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं वो इसको डाइजेस्ट करके इसका जो रस है, पोषक रस जो है, इसके द्वारा भोजन के रूप में इसको उपयोग में ले लेती हैं। तो ये इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के भी एग्जाम्पल हैं। और इस टॉपिक को हम यहीं समाप्त करते हैं और धन्यवाद।
आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें CCE राज JDB GGC कोटा पर।